हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी इस स्टोरी को नहीं पढ़ा है तो पहले आप इस चैप्टर को पढ़ लें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, The three phases of the author's relationship with his grandmother before, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लाइन ही होगा, he left, else नहीं होगा दा होगा, the country to study abroad। मीन्स इसमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जब राइटर अपनी स्टडी अध्ययन के लिए अब्रॉड गए, उससे पहले जो उनके और उनकी ग्रैंड मदर के बीच में जो रिलेशन था, उसके जो 3 फेजेस थे कि वो कैसे कैसे चेंज हुआ उनका रिलेशन, उसके बारे में आपको बताना है। सो आंसर, द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर, कि राइटर के जाने से पहले विदेश के जो गए थे पढ़ने के लिए, उससे पहले जो उनके रिलेशन था वो क्या कैसे कैसे बदला था। सबसे पहले चाइल्डहुड, जब वो छोटे थे, व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल एंड द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम टू गेट रेडी एंड वेंट टू स्कूल विद हिम। क्या था, जैसा कि हम लोगों ने कहानी में पढ़ा कि जब राइटर छोटे थे, उनके पेरेंट्स ने उनको उनकी दादी माँ के साथ गांव में छोड़ दिया था। वहाँ पर दादी माँ उनको स्कूल के लिए रेडी किया करती थी, उनको छोड़ने स्कूल जाया करती थी, उनको प्रेयर सुनाया करती थी। इसके बाद क्या हुआ, जब वो थोड़े से बड़े हुए, उससे फिर when he went to the city school in a bus, he shared a room with grandmother, but she could no longer help him in his studies। फिर क्या हुआ, जब वो थोड़े से बड़े हुए, उनके पेरेंट्स ने उनको अपने पास सिटी में बुला लिया, जहाँ पर दादी भी उनके साथ रहती थी। वो एक रूम में थे, लेकिन अब क्या चेंज आ गया, अब दादी उनको छोड़ने स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि वो बस से जाते थे, और ना ही अब दादी उनकी स्टडी में हेल्प कर पाती थी क्योंकि वहाँ पर अब साइंस पढ़ाई जाती थी या और कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जिनमें दादी उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी। फिर क्या हुआ, अर्ली यूथ, when he went to the university and was given a room of his own, the common link of friendship was snapped। फिर क्या हुआ कि जब वो थोड़े और बड़े हो गए तो उनको उनका एक सेपरेट रूम दे दिया गया। मीन्स अब दादी से थोड़ी दूरी और बढ़ गई, और अब उनके बीच में वो एक फ्रेंडशिप जैसा जो लिंक था बचपन में था, फिर बॉयहुड में भी रहा कि वो लोग एक दूसरे से अपनी बातें शेयर किया करते थे। इस तरीके का रिलेशन फिर नहीं रह जाता, उनके पास बहुत कम समय होता था आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए। तो इस प्रकार 3 चरणों में इनके रिलेशन में जो चेंज आया वो आपको यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। ये एम नहीं, यहाँ पर ही होगा। इसमें पूछा गया है कि आपको 3 कारण बताने हैं कि जो राइटर की ग्रैंड मदर थी वो क्यों डिस्टर्ब थी जब उन्होंने सिटी स्कूल में जाना शुरू किया। मीन्स वो कोई ऐसी 3 चीज़ें जो दादी माँ को पसंद नहीं आई जब राइटर कहाँ गए, सिटी के स्कूल में पढ़ने के लिए गए। तो कौन कौन से रीज़न हैं। शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, जो उनके सिटी के स्कूल में, शहर के स्कूल में जो पश्चिमी सभ्यता और जो भी साइंस के बारे में जो बताया जाता था, दादी उसको पसंद नहीं करती थी। शी वॉज पेन टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स देयर। अब और उनको क्या बुरा लगता था कि भाई एक तो साइंस वाइंस पढ़ाई जाती है, वो पसंद नहीं थी। दूसरी चीज़ क्या नहीं पसंद थी उनको कि इन स्कूलों में जो शहर में थे उनमें ईश्वर के बारे में या जो हमारे जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। तीसरा क्या था, शी वॉज एलर्जिक ऑफ म्यूज़िक। जैसा कि हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि जब जो दादी को ये पता चलता है कि राइटर म्यूज़िक की शिक्षा ले रहे हैं तो उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उनके हिसाब से वो जो मांगने खाने वाले लोग होते हैं या गाना गा बजा के दूसरों को एंटरटेनमेंट किया करते हैं, म्यूज़िक उनके लिए है, तो उन्हें वो पसंद नहीं था। शी थॉट इट वॉज नॉट मीन्ट फॉर डिसेंट पीपल एंड जेंटल फोक। वही बात आ गई कि ये जेंटल लोगों के लिए, डिसेंट लोगों के लिए नहीं है। इट वॉज मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट एंड बैगर्स। किसके लिए है,
कि जो प्रॉस्टिट्यूट्स होते हैं दूसरों का मनोरंजन कर रहे हैं, या बेगर्स हैं जो भीख मांगते हैं, मांगा करते हैं, उनके लिए है। तो ये चीज़ें थी जो राइटर की दादी माँ को पसंद नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। अब आपको ये बताना है कि जब राइटर थोड़े बड़े हो जाते हैं और उनके और उनकी दादी के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रह जाता है, मीन्स बहुत ज़्यादा समय ये लोग जब अपने साथ नहीं बिता रहे होते हैं, तब आपको वो चीज़ 3 तरीके बताने हैं जिसमें उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो अपना समय बिताया करती थी। तो कौन कौन से थे वो? She lived alone in her room as she had accepted her loneliness quietly। एक तो या तो वो अपने कमरे में अकेले रहा करती थी, अकेले समय बिताती थी, जैसे उन्होंने बहुत ही शांति के साथ अपने इस अकेलेपन को स्वीकार कर लिया हो। फिर वो क्या करती थी? सी सैट एट स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स, या फिर वो जो स्पिनिंग व्हील होता है जिससे वो चरखा चलाना जिसको बोलते हैं, वो किया करती थी और अपनी प्रेयर्स को बोला करती थी साथ में। तीसरी चीज़ वो क्या करती थी? इन द आफ्टरनून, दोपहर में, शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर। वो लगभग आधे पौन घंटे तक क्या करती थी? बैठ के जो स्पैरोज चिड़ियाँ आ जाती थी उनके आंगन में, उनको फीड कराया करती थी, उनको कुछ भी खाने को ब्रेड दिया करती थी या जो भी दाने वाने डाला करती थी। इन कामों को करके वो अपना समय व्यतीत करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, the odd ways in which the author's grandmother behaved just before she dies। अब आपको यहाँ पे बताना है वो चीज़ें कि जब राइटर की जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी, उनकी जब डेथ हुई थी उससे पहले जो जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया था उसके बारे में बताना है। क्या किया था उन्होंने? जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू देम since she had omitted to pray the previous night while she was singing songs of homecoming and beating the drum. She was not going to waste any more time। अब क्या हुआ था? वो क्या कह रही थी? अगर आपने पढ़ा होगा इसको, कि उन्होंने किसी से भी बात करने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि चूँकि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत थोड़ा समय बचा है, तो जिसको मैं तुम लोगों के साथ बात करके बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। और उन्होंने एक रात पहले, जैसे कि जब वो राइटर आए थे और उन्होंने जो एक ढोलक बजा के गाना गाया था, तो उन्होंने अपनी प्रेयर्स नहीं की थी, और अब वो क्या कर रही थी? फिर से अपनी जो शांति से सी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट, और उनको जब सब लोगों ने मना किया कि आप ऐसे नहीं करो, थक जाओगे, तो उन्होंने माना नहीं था। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग बीड्स। और अब वो क्या कर रही थी? वो फिर से प्रेयर कर रही थी और अपनी जो माला जो वो जपा करती थी उसको कर रही थी। अब यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू होता है इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस का। टॉक टू योर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग। सो क्वेश्चन नंबर 1, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। क्या पूछा जा रहा है कि ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी वो एक धार्मिक व्यक्ति थी, तो वो चीज़ें आपको बतानी है जिनसे हमें ये पता चलता है कि वो एक धार्मिक लेडी थी। Answer: the author's grandmother was deeply religious lady. We come to know this through the different ways of her behavior. She visited the temple every morning and read scriptures. At home, she always mumbled inaudible prayers and kept telling the beads of rosary. She would repeat prayers in a sing-song manner while getting the writer ready for school. She hoped that he would learn it by heart. She didn't like English schools as there was no teaching of God and scriptures। क्या क्या देखा अभी हमने इसमें कि जो राइटर की जो ग्रैंड मदर है वो एक बहुत ही रिलीजियस महिला थी, और हमें ये कैसे पता चलता है? उनके बिहेवियर से, जो उनका जो व्यवहार था, कैसे, जैसे वो रोज़ सुबह मंदिर जाया करती थी, अपने घर में हमेशा इनऑडिबल मीन्स धीरे धीरे, जो बिल्कुल ज़्यादा समझ में ना आए ऐसी आवाज़ में वो प्रेयर्स गाया करती थी ईश्वर के। और जब वो
राइटर्स को सुबह तैयार करती थी तो थोड़ा ज़ोर ज़ोर से प्रेयर करती थी। वो ऐसा सोचती थी कि राइटर भी उनको बाई हार्ट याद कर लें। वो इंग्लिश स्कूल्स को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वहाँ पर गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। इवन while spinning at her spinning wheel she would recite prayers। और जब वो अपनी स्पिनिंग व्हील पर बैठी होती थी, स्पिनिंग कर रही होती थी, उस समय भी वो प्रेयर्स बोलती रहती थी। Perhaps it was only once that she forgot to say her prayers। और सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि जब वो अपनी प्रेयर्स करना भूल गई। मीन्स उन्होंने प्रेयर नहीं की। और वो कब नहीं की थी? जब राइटर अब्रॉड से वापस आए थे तो उन्होंने मोहल्ले की कुछ लेडीज़ को इकट्ठा करके एक वो फटाफुराना सा ढोल उठाकर उसको बजाना शुरू कर दिया था और वो जो होम कमिंग वेरियर्स के जो गाने होते हैं उनको गाने लग गई थी। It was on the evening prior to her death when she felt overexcited while celebrating the arrival of her grandson with songs and beating of drum। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जब उनके ग्रैंडसन वापस आए तो उनकी खुशी में उन्होंने ऐसा किया और अगले दिन वो बीमार हो गई थी। She continued praying and telling beads of a rosary till her last breath। और वो अपनी अंतिम सांस तक वो क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी, प्रेयर्स बोल रही थी और अपनी जो माला जपती थी मंत्रों के साथ में उसको वो माला को जप रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा डिटेल में घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था वो पूछा गया है कि कैसे कैसे उन लोगों के बीच में जो रिलेशन था वो चेंज हुआ, वो आपको बताना है। और साथ में अब ये और बताना है कि क्या उनकी जो फीलिंग्स थी एक दूसरे के प्रति वो भी चेंज हो गई थी। तो देखते हैं। ड्यूरिंग हिज बॉयहुड द ऑथर वॉज completely dependent on his grandmother। She was a part of his life। The turning point in their friendship came when they went to city। She could no longer accompany with him to school as he went there by bus। They shared the same room, but she could not help him in studies। She would ask him what the teachers had taught। She did not believe in the things that were taught at school। She was distressed that there was no teaching about God and scriptures। She felt offended that music was also being taught। क्या क्या देख लिया अभी हम लोगों ने, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब राइटर जो थे वो छोटे थे तो वो टोटली अपनी ग्रैंड मदर पर डिपेंड करते थे। वही उनको तैयार करती थी, स्कूल ले जाती थी, खाना खिलाती थी, सब कुछ करती थी। और जब इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया, कब परिवर्तन हुआ, जब ये लोग कहाँ पहुँच गए? सिटी में पहुँच गए। वहाँ पर राइटर का स्कूल दूर था, वो उससे बस से जाते थे तो अभी ग्रैंड मदर उनको छोड़ने नहीं जाती थी। साथ ही अब वो उनकी जो सब्जेक्ट जो वो पढ़ते थे राइटर उसमें भी हेल्प नहीं कर पाती थी। वो लोग एक रूम शेयर करते थे और जो ग्रैंड मदर थी वो ये पूछती थी कि जब कि आपके टीचर्स ने क्या पढ़ाया, और जब राइटर ने उनको बताया कि क्या क्या पढ़ाया गया तो वो विश्वास नहीं कर पाती थी कि उनके स्कूल में कैसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि जिसमें गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, किसी स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाते। वहाँ क्या पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं, म्यूज़िक पढ़ाते हैं, कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। और किससे ऑफेंड महसूस करती थी वो? कि वहाँ पर म्यूज़िक पढ़ाया जाता है। सी एक्सप्रेस्ड हर डिसअप्रूवल साइलेंटली। और वो शांति से उन्होंने अपना डिसअप्रूवल जाहिर किया कि मतलब उनको ये पसंद नहीं आ रहा कि राइटर जो हैं वो म्यूज़िक को सीखें। आफ्टर दिस सी रियरली टॉक टू हिम। और इसके बाद अब वो बहुत कम बात करती थी। व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और जब राइटर थोड़े बड़े हो गए, वो कॉलेज लेवल पर पहुंच गए, तो फिर उनके क्या हुआ कि उनको अलग रूम दे दिया गया और उनकी अब यहाँ से उनकी फ्रेंडशिप में और चेंज हो गया। अब मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करते थे एक दूसरे से, बहुत कम समय एक दूसरे से के साथ में बिताते थे। हाउएवर, लेकिन फिर भी देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज। लेकिन उनकी जो फीलिंग्स थी, ये बात सही है कि अब वो लोग समय नहीं बिता पाते थे एक दूसरे के साथ, या उनके कुछ विचार नहीं मिलते थे, या दादी उनसे खुश नहीं रहती थी कि भाई वो म्यूज़िक सीख रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, गॉड के बारे में नहीं पढ़ रहे, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे।
लेकिन उनकी जो एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स थी, प्रेम था, वो चेंज नहीं हुआ था। दे स्टिल लव्ड ईच अदर डीपली, वो अभी भी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। शी वेंट टू सी द ऑथर ऑफ एट द रेलवे स्टेशन व्हेन ही वॉज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। जब राइटर अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे थे तो वो उन्हें कहाँ पर, रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई थी। शी शोड नो इमोशन बट किस्ड हर हिज फोरहेड साइलेंटली, उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई इमोशन नहीं दिखाया, बस शांति से उनके फोरहेड पर, माथे पर किस किया। द ऑथर वैल्यूड दिस एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। और राइटर ने सोचा कि जितनी उस समय जो उनकी उम्र हो रही थी, मीन्स वो कहीं ना कहीं से इस चीज़ को फील कर रहे थे कि हो सकता है कि अब जब मैं 5 साल बाद जब मैं लौटूंगा यहाँ पर वापस, तो हो सकता है कि दादी मुझे ना मिले और उनका ये आखिरी फिजिकल जो कांटेक्ट है वो हो। When the author returned after 5 years, she received him at the station. लेकिन जब ऑथर जो थे वो 5 साल बाद वापस लौटे तो दादी माँ उस समय थी और वो उनको रिसीव करने भी गई स्टेशन पे। शी क्लैप्ड हिम इन हर आर्म्स, फिर उन्होंने उनको गले से लगा लिया। इन द इवनिंग शी सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग बाई सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बीटिंग एन ओल्ड ड्रम। और उन्होंने शाम को कैसे सेलिब्रेट किया उनका आना, राइटर जो आए, उनका जो ग्रैंडसन आया, उसके बाद उसको आने पर उनको इतनी खुशी हुई कि उन्होंने क्या किया, गाने गाए, और क्या, एक ओल्ड ड्रम यानी कि एक पुरानी सी ढोलक को बजाकर वो उन्होंने गाने गाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू एग्री दैट ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? इफ यस, गिव इंस्टेंसेस दैट शोज दिस। कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर महिला थी, और अगर आप इससे सहमत हैं तो उसको उदाहरण देकर बताइए। देख लीजिए। यस, आई एग्री द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। सी वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विद स्ट्रॉन्ग बिलीव्स। कैसी थी, बहुत ही मजबूत महिला थी और उनके जो विश्वास था वो भी कैसा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। ऑल दो शी वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, सी वॉज सीरियस अबाउट ऑथर्स एजुकेशन। वो खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो जो ऑथर हैं उनकी एजुकेशन के प्रति बहुत सीरियस थी। शी कुड नॉट एडजस्ट हर सेल्फ टू द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, साइंस एंड इंग्लिश एजुकेशन। She hated music and disapproved of teaching in school. She was a deeply religious lady. Her lips were always moving in silent prayers. She was always telling the beads of rosary. She went to temple daily and read the scriptures. She was distressed to know that there was no teaching about God and holy books. The Khushwants knew English school. सारी वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, अभी उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के संदर्भ में यहाँ पर बताई जा रही हैं। और क्या थी उनकी उसकी विशेषताएं, इसके अलावा कि वो रिलीजियस थी और अपनी जो उनकी मान्यताएं थी उनमें बहुत ही दृढ़ विश्वास था उनका। सी वॉज अ काइंड लेडी। शी यूज टू फीड डॉग्स इन द विलेज। जब वो गांव में थी तो जो गली के आवारा कुत्ते होते थे, भूखे रहते थे, उनको वो रोटी खिलाया करती थी। इन दिस सिटी शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज। शहर में जब वो आई तो वहाँ पर स्पैरोज को फीड कराया करती थी। ऑल दो ओल्ड इन ईयर्स एंड वीक्स इन बॉडी, सी हैड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। कि यद्यपि वो उम्र से कैसी थी, ओल्ड एज की थी, शरीर से कमज़ोर थी, लेकिन उनका जो मस्तिष्क था वो कैसा था, बहुत ही शक्तिशाली था, यानी कहते हैं ना दिमाग से मजबूत लोग थे। जस्ट बिफोर हर डेथ शी रिफ्यूज टू टॉक टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एज शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम। और अपनी जो मृत्यु हुई उससे पहले उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर से बात करने के लिए मना कर दिया। क्या कहा था कि अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ईश्वर की प्रेयर करना चाहती हूँ, मैं अपना समय और ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहती क्योंकि अब मेरा अंत समय नज़दीक है। मीन्स कितना जैसा कि उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ माइंड उनकी जो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि वो उस उम्र में उनको ऐसा एहसास हो गया था कि अब वो मरने वाली हैं, लेकिन वो बिल्कुल घबराती नहीं है, बल्कि क्या कह रही हैं कि मैं ईश्वर की प्रार्थना करना चाहती हूँ। She wanted to make up
for the time last evening when she had not prayed to God. She lay peacefully in bed, saying prayers and telling the words of a rosary till she breathed her last. वही चीज़ कि जब वो उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक प्रेयर्स कहना जारी रखा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Have you known someone like the author's grandmother? Do you feel the same sense of loss with regards to someone who have loved and lost? अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे ऑथर की ग्रैंड मदर थी, ऐसे ही आप किसी व्यक्ति को जानते हैं क्या, और या फिर आपने भी कभी ऐसा फील किया है कि जब आपसे आपका कोई लविंग वन जो है वो आपसे दूर चला जाता है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो. अब यहाँ पर जो आंसर दे रहे हैं वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए दे रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं. तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने अकॉर्डिंग भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी ग्रैंड मदर की क्या इम्पोर्टेंस थी, या उनके जैसा कोई और व्यक्ति था क्या आपकी लाइफ में जिसको आप जानते हो. नाउ सी द थर्ड सेक्शन, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज. यहाँ पर अब लैंग्वेज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं. टॉक टू योर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग. किस किस के बारे में बात करनी है. Which language do you think the author and his grandmother used while talking to each other? क्या पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जो जो राइटर और जो ग्रैंड मदर हैं उनके बीच में आपस में किस भाषा में बात होती रही होगी. किस में हुई होगी. पंजाबी हैं ये लोग. तो द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज नॉट मच एजुकेटेड, सो आई थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज टू टॉक इन देयर मदर टंग, इन दिस केस पंजाबी. क्या है कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और जो ये तो पढ़े लिखे में क्या होता है सामान्य तौर पर, या अगर आपको हिंदी आती है, हम लोग जो इंडियंस हैं वो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं जिनको इंग्लिश बोलनी होती है, या फिर क्या ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं जो मदर टंग है, कि जो जहाँ पर आप रहते हो उस जगह क्या. तो ये लोग पंजाब से बिलोंग करते थे, तो वो कहा जा रहा है कि जहाँ तक है वो लोग पंजाबी में ही बात करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच लैंग्वेज डू यू यूज टू टॉक टू एल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली. अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस लैंग्वेज में अपने घर में जो बड़े लोग हैं रिलेटिव्स से उनके साथ कैसे बात करते हो. माई एल्डरली रिलेटिव्स आर well versed in English and Hindi. I feel at home greeting them in English but like to converse with them freely in Hindi. क्या मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 3. What is the expression used in your language for a dilapidated drum? कि ये जो वर्ड आया था dilapidated drum, कि इसके लिए आप अपनी भाषा में क्या एक्सप्रेशन यूज़ करोगे, मीन्स इसका क्या मीनिंग है. तो क्या था, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी पुराना सा, तो वो फटा पुराना ढोल कहेंगे इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग और पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होम कमिंग. कि आपकी भाषा में ऐसी कोई गाना या पोएम आप जानते हो जो होम कमिंग का जो अवसर है, मीन्स अब जैसा कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा जो राइटर हैं बाहर पढ़ाई करके विदेश से वापस आते हैं तो उनकी ग्रैंड मदर गाती हैं, उस तरीके का कोई क्या आपने जानते हो. तो आंसर. देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एंड पोएम सिंगिंग ऑफ द एक्सप्लॉइट्स ऑफ ब्रेव वॉरियर्स. कहते हैं जो सैनिक होते हैं युद्ध से वापस आते हैं तो उनकी जो स्वागत में विजय गान गाए जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फोक सॉन्ग्स हैं, पोएम्स हैं. ऑल दिस टॉक ऑफ देयर होम कमिंग आफ्टर विनिंग अ बैटल. कि एक जब युद्ध जीत कर वो लोग घर आते हैं तो उसके लिए गाए जाते हैं. अब ये फोर्थ सेक्शन है इसका आपके सामने, वर्किंग विद वर्ड्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. नोटिस द फॉलोइंग यूजेस ऑफ द वर्ड टेल इन द एसे. अब ये जो टेल वर्ड का कैसे कैसे यूज़ किया गया है उसको आप देखें. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द वर्ड्स ऑफ हर रोजरी. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. एट हर एज वन कुड नेवर टेल. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर.
ये 4 जो सेंटेंसेस हैं इनमें आपको अलग अलग यूज़ दिखाए गए हैं टेल वर्ड के। सभी में आप देख रहे हैं टेल वर्ड आ रहा है, लेकिन हर जगह पर इसका मीनिंग अलग है। अब देखो यहाँ पर इसकी 4 सेंटेंसेस में यूज़ हुआ था और 4 मीनिंग है, तो आपको क्या करना है इस पे देखो। गिवन बिलो आर 4 डिफरेंट सेंसेस ऑफ द वर्ड टेल, मैच द मीनिंग टू यूजेस लिस्टेड अबव। कि क्या करना है आपको कि ऊपर जो टेल वर्ड के यूज़ दिए हैं उनके मीनिंग ये नीचे दिए हुए हैं, लेकिन इधर उधर दिए हैं, आपको सही मीनिंग के साथ में मिलाना है। क्या है? मेक समथिंग नोन टू समवन इन स्पोकन और रिटन वर्ड्स, काउंट वाइल रिसाइटिंग, बी श्योर, गिव इंफॉर्मेशन टू समबडी। अब इनमें से किस टेल का इनमें से कौन सा मीनिंग है वो आपको राइट मैचिंग करनी है। तो देख लेते हैं। जो आपने देखा, जो फर्स्ट वन था टेलिंग द बीड्स, इसका क्या मतलब होता है? काउंट वाइल रिसाइटिंग। जो माला जपते हैं तो क्या करते हैं? काउंट वाइल रिसाइटिंग, इसका मतलब है। सेकंड का टेल हर, गिव इंफॉर्मेशन टू समबडी। थर्ड वन, वन कुड नेवर टेल, बी श्योर। टोल्ड अस, मेक समथिंग नोन टू समवन इज स्पोकन। अब यहाँ पर हैं टेक वर्ड के डिफरेंट सेंसेस। टू टेक to something, to begin to do something as a habit, to take all suddenly become ill। अब यहाँ पर ये जो फ्रेजेस हैं उनको कैसे इनको यूज़ किया गया था वो बताया गया है चैप्टर के अंदर। कैसे, कहाँ पे यूज़ हुआ था? टू टेक टू को शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। टेक इल कैसे यूज़ हुआ था? द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। थर्ड, the word hobble means to walk with difficulty because the legs and feet are in bad condition। हम लोगों ने पढ़ा था हॉबल। हॉबल मीन्स क्या होता है? थोड़ा सा पैर को जो घसीट घसीट के या थोड़ा लंगड़ा के जो चलते हैं। तो क्या है कि ये हॉबल का एक चलने का एक तरीका है। उसी तरीके से अब आपको करना क्या है? टिक द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट ऑल्सो रिफर्स टू अ मैनर ऑफ वॉकिंग। अब ये कुछ शब्द जो आपको बॉक्स में दिए हुए हैं इनमें से आपको वो वर्ड्स निकालने हैं जो मैनर ऑफ वॉकिंग बताते हैं, मीन्स चलने का तरीके के लिए यूज़ होते हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं वो देखो। शफल, स्ट्राइड, वेडल, स्वैगर, ट्यूड, स्लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वर्ड्स का है। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये जो आपको सामने देख रहे हैं आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। इनका आपका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताना है। आंसर इनका आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर टाइप। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टोरी को पढ़ लें, ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर, इसलिए मैंने मेंशन कर दिए यहाँ पर। क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको। हाउ लॉन्ग हैड द नैरेटर नोन हिज ग्रैंड मदर ओल्ड एंड रिंकल्ड, वॉट डिड पीपल से, हाउ डिड द नैरेटर रिएक्ट। क्या क्या है कि नैरेटर कब से अपनी ग्रैंड मदर को देखता था कि वो बूढ़ी हैं और रिंकल्ड है, मीन्स उनके फेस पे झुर्रियाँ हैं। लोग क्या कहते थे उनके बारे में, ग्रैंड मदर के बारे में, और उस पर नैरेटर का रिएक्शन क्या रहता था। तो क्या था, क्या पढ़ा था कि 20 सालों से जो हमारे राइटर हैं वो अपनी दादी माँ को ऐसा ही देख रहे थे, और पीपल क्या कहते थे, लोग क्या बोलते थे उनके बारे में कि वो भी कभी अपनी, जब वो जवान थी तो बहुत ही सुंदर दिखती थी। और इस पर जो नैरेटर थे उनका क्या रिएक्शन होता था, दैट नैरेटर फाउंड इट हार्ड टू बिलीव। और जो हमारे ऑथर हैं उनको ये विश्वास नहीं होता था कि अरे जो इतनी बूढ़ी सी दादी हैं उन्होंने हमेशा से उनको वैसे ही देखा कि ये भी कभी जवान थी या सुंदर थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द नैरेटर्स ग्रैंड फादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। नैरेटर के जो ग्रैंडफादर थे वो उस तस्वीर में कैसे दिख रहे थे। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे थे वो, बहुत बूढ़े दिखते थे, उनकी सफ़ेद कलर की दाढ़ी थी, कपड़े जो थे वो लूज़ फिटिंग के थे, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी,
और वो इतने ज़्यादा बूढ़े दिखते थे कि ऐसा राइटर को ये विश्वास ही नहीं होता था कि उनकी कभी वाइफ रही होगी या बच्चे रहे होंगे। वो कैसे दिखते थे, जैसे हमेशा उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही रहे होंगे और 100 वर्ष के दिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थॉट अबाउट द ग्रैंड मदर वॉज ऑफन रिवोल्टिंग एंड फॉर हुम। कौन ग्रैंड मदर के प्रति कौन सा विचार जो था वो रिवोल्टिंग था, मीन्स बहुत अजीब था, जिसपे विश्वास करना बहुत मुश्किल था, और किसके लिए। तो क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि राइटर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते कि वो बूढ़ी हैं और हमेशा रिंकर्ड हैं, उन्होंने 20 सालों से उन्हें ऐसा ही देखा है। तो जब लोग ये कहते हैं कि उनकी जो दादी हैं वो कभी बहुत जवान थी, नौजवान थी, खूबसूरत थी, तो इस तरीके की जो बातें हैं वो राइटर के लिए बहुत ही रिवोल्टिंग हैं। तो क्या आंसर हुआ, किसके लिए है, हमारे जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनके लिए मानना मुश्किल है कि उनकी दादी कभी यंग थी। एक्सप्लेन, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लेंगे हो जाएगा। वही बात जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की ऊपर। The narrator's grandmother could never have been pretty, but she was always beautiful. Explain the importance of the statement. यहाँ पर क्या जो राइटर ने हमें बताया था कि उनकी जो उनके लिए उनकी ग्रैंड मदर थी वो कभी भी मान लीजिए प्रेटी नहीं थी, वो विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन वो सुंदर हमेशा थी। कैसे थी वो जो उन्होंने बताया है था, क्या बताया था, पहले तो उनका ये बताया कि वो रिंकल थी, थोड़ी शॉर्ट थी, फैट थी, झुककर चला करती थी, थोड़ा सा फिजिकली मतलब अट्रैक्शन नहीं था, प्रेटी नहीं दिखती थी वो। सुंदर कैसे थी, जैसे उन्होंने बताया ना कि एकदम किस तरीके से दिखती थी, पिक्चर ऑफ सेरेनिटी, मीन्स जो एकदम शांति वाला जो होता है ना, कि उन्होंने बताया था बिल्कुल उस तरीके से जैसे पहाड़ों पर सफ़ेद चादर को बर्फ की चादर से ढक दिया गया हो, एकदम पवित्र सी दिखती थी वो, शांत स्वभाव की। उसी तरीके से वो जब स्पॉटलेस एकदम वाइट ड्रेस साड़ी पहना करती थी, साड़ी या जो भी उनकी वाइट ड्रेस थी उसमें वो पहनती थी, तो बिल्कुल कैसी दिखती थी, पीस, सोबरिटी एंड ब्यूटी। The narrator's grandmother looked like the winter's landscape in the mountain. Comment. वही क्वेश्चन फिर से किया है कि जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि कैसे दिखती थी, जैसे सर्दियों में माउंटेन्स जो पर्वत पर जो बर्फ़ पड़ जाती है सफ़ेद सी, और फिर वो जैसा एकदम से जो फीलिंग आती है उसको देख के, वैसी ही जो उनकी ग्रैंड मदर को देख के जो वो वाइट कपड़े पहना करती थी उसको देख कर होता था। देख लीजिए इसका आंसर आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नैरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर बिकेम गुड फ्रेंड्स। नैरेटर और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कैसे अच्छे दोस्त बन गए। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब वो लोग गांव रहते थे तब राइटर पूरा समय अपना दादी माँ के साथ बिताते थे, तो उनके बीच में बहुत अच्छी मित्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट, हाउ वुड शी मूव अबाउट द हाउस। क्या पूछा जा रहा है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी राइटर की, वो सीधी क्यों नहीं चल पाती थी। देख क्या था, वो थोड़ी सी शॉर्ट थी, फैट थी, बूढ़ी भी बहुत थी, थोड़ा झुकी हुई थी, इसलिए वो सीधी नहीं चल पाती थी। हमेशा क्या करती थी, अपनी कमर पे एक हाथ बैलेंस बनाने के लिए रखा करती थी, थोड़ा झुक के चलती थी। डिस्क्राइब हाउ द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम वाइल द नरेटर सेट इनसाइड द विलेज स्कूल। यहाँ पे आपको बताना है कि जब जो नैरेटर थे, राइटर हैं, जब वो अपने गांव में जब स्कूल जाते थे और वो गांव में होते थे, उस समय दादी अपना समय कैसे बिताती थी। तो द ग्रैंड मदर वेंट टू द स्कूल विद द नैरेटर। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रैंड मदर जो हमारे राइटर हैं उनको स्कूल लेकर जाती थी और उन्हें स्कूल में छोड़कर अपना समय वो वहीं बिताती थी, और छुट्टी होने पर उनको वापस लेके आती थी। तो क्या करती थी वो इतने टाइम तक, द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। स्कूल के पास ही एक मंदिर था। द नैरेटर वुड लर्न अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर एट स्कूल। द ग्रैंड मदर वुड सिट इनसाइड द टेम्पल। देयर शी वुड रीड होली बुक्स। thus he spent her time before they came back together। क्या करती थी, जितनी देर में
राइटर अपनी स्कूल में पढ़ा करते थे अल्फ़ाबेट्स और जो मॉर्निंग प्रेयर्स, उस समय उनकी ग्रैंड मदर क्या करती थी, मंदिर के अंदर बैठकर कुछ पवित्र किताबें पढ़ा करती थी और फिर वो लोग वापस साथ में घर आ जाते थे। तो ये थे हमारे इस चैप्टर की क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।